तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है बांझ बहू। ये कहानी हम सभी को बहुत कुछ सिखा के जाएगी। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। घर में उत्सव का माहौल था। यह सिर्फ खुशी नहीं बल्कि खुशियों का एक झरना था जो सरिता देवी के आंगन में फूट पड़ा था। उनके घर शांति निकेतन में आज दोहरी शहनाइयाँ बजने वाली थी। छोटे बेटे समीर का विवाह आज के ज़माने की लड़की मीरा से तय हुआ था और इकलौती लाडली बेटी प्रिया अपने सपनों के राजकुमार विक्रम के साथ साथ फेरे लेने वाली थी। एक ही मंडप के नीचे दो दो शादियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन यह दोहरी खुशी उस घर की बड़ी बहू शीतल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। शीतल की शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 साल यानी 1825 दिन। इन दिनों में उसकी पहचान को एक ही शब्द में समेट कर रख दिया था, बाज। यह शब्द उसकी सास सरिता देवी के मुंह से निकले किसी जहरीले तीर की तरह निकलता और सीधे उसके दिल के उस हिस्से में जा लगता जहां उसने अपने सारे सपने और अरमान सहेज कर रखे थे। वह शब्द उसके अस्तित्व को धूमिल करता था और आत्मा को लहूलुहान। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से आए थे रिश्तेदार, जिनकी आंखों में खुशी से ज़्यादा जिज्ञासा और होठों पर शुभकामनाओं से ज़्यादा चुभते हुए सवाल थे। वे जानबूझकर शीतल के पास आते, उसके कंधे पर हाथ रखते और एक बनावटी हमदर्दी के साथ पूछते, बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? अब तो बहुत समय हो गया। तुम्हारी गोद भरेगी तो यह घर पूरा हो जाएगा। और इससे पहले कि शीतल कोई जवाब दे पाती, सरिता देवी अपनी भारी आवाज़ में तुरंत बोल पड़ती, क्या बताएं बहन जी, शहर के सबसे महंगे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब तो मुझे उम्मीदें अपनी होने वाली छोटी बहू से है। भगवान ने चाहा तो वह आते ही इस घर के सूने आंगन को भर देगी। यह सुनकर शीतल का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता। वह एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी। उसकी बुद्धिमत्ता और काबिलियत का सम्मान होता था। लेकिन शादी के बाद इस घर की चार दीवारी में उसकी सारी डिग्रियां, उसकी सारी उपलब्धियां उसकी कोख के आगे बौनी पड़ जाती थी। समाज और परिवार का यह अलिखित नियम कि एक औरत की सार्थकता सिर्फ माँ बनने में है, उसे एक अदृश्य फांसी के फंदे की तरह महसूस होता था, जो हर गुजरते दिन के साथ कसता जा रहा था। आज घर में शादी की पहली रस्म, हल्दी की तैयारी हो रही थी। आंगन को गेंदों के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। एक तरफ प्रिया, जो पीला जोड़ा चमेली और गुलाब के फूलों से बने गहने पहनकर हंसती खिलखिलाती अपनी सहेलियों की भीड़ में घिरी हुई थी, तो दूसरी तरफ होने वाली छोटी बहू मीरा के घर में भेजे जाने वाले शगुन की थाली सजाई जा रही थी। हल्दी, चंदन, मेवे, फल और 16 श्रृंगार का सामान, हर चीज करीने से सजी थी। हर चीज शगुन का प्रतीक थी। अरे, सब यहीं खड़ी होकर क्या बातें बना रही हो? जाओ जाओ, हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। सरिता देवी ने आंगन में झुंड बनाकर खड़ी औरतों से कहा, लेकिन एक बार भी अपनी बड़ी बहू शीतल को आवाज़ नहीं दी। शीतल उस वक्त रसोई में थी, जो इन 5 सालों में उसका अस्थायी ठिकाना बन गया था। वह मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध देख रही थी। रस्म शुरू होने से पहले प्रिया तैयार होकर किसी अप्सरा की तरह रसोई में आई। वह अपनी भाभी के दर्द को, उनके अनकहे आंसुओं को समझती थी। उसने पीछे से आकर शीतल का हाथ पकड़ लिया। भाभी। शीतल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अपनी ननद को पीले जोड़े में फूलों से सजी सवरी देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। फिर अपने आंसू छुपाते हुए बोली, अरे तुम यहाँ बहुत सुंदर लग रही हो। किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी ननद रानी को। उसने प्रिया के माथे पर एक काला टीका लगाते हुए कहा, मेरी खुशी आपके बिना अधूरी है। भाभी, आप भी चलिए ना बाहर। प्रिया ने जिद की। आप क्यों हमेशा इस रसोई में खुद को कैद कर लेती हैं? शीतल उसके इस निश्चल प्रेम के आगे मना न कर सकी। वह उसके साथ बाहर आंगन तक तो आ गई, पर उसे पता था कि उसकी सीमा यहीं तक है। आंगन में ढोलक बज रही थी
और औरतें हल्दी पीसने के पारंपरिक गीत गा रही थीं। सरिता देवी खुद सभी रस्मों का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने जैसे ही शीतल को प्रिया के पास खड़े देखा, उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उनका चेहरा कठोर हो गया। प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, हल्दी लगवानी है तुझे। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और फिर शीतल की ओर मुड़कर एक जहरीली फुफकार के साथ कहा, और तुझे समझ नहीं आता? यह हल्दी की शुभ रस्म है। एक बेटी घर से विदा हो रही है और दूसरी बहू घर में आ रही है। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के सौभाग्य पर किसी बाज की मनहूस परछाई भी पड़े। जा, रसोई में देख, मेहमानों के लिए कुछ कम न पड़ जाए। यह शब्द नहीं थे, यह एक चाबुक था जो पूरी महफिल के सामने शीतल की आत्मा पर बरसा था। आसपास खड़ी कुछ औरतें सहानुभूति से उसकी तरफ देखे जा रही थीं, तो कुछ नजरें फेर लीं, तो कुछ औरतों के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। प्रिया ने अपनी माँ को रोकना चाहा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी हैं वो मेरी। चुप कर तू, तुझे नहीं पता इन सब के बारे में। सरिता देवी ने उसे झिड़क दिया। शुभ कामों में अपशगुन नहीं करते। शीतल के पैर वहीं जम गए। उसका चेहरा अपमान की गर्मी से तप रहा था। आंखों में आंसू का एक समंदर था जो पलकों के बांध को तोड़ने के लिए बेताब था। लेकिन वह रोई नहीं। उसने अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दर्द अपने अंदर समेट लिया और चुपचाप वापस रसोई की ओर मुड़ गई, जो अब उसके लिए इस घर में एकमात्र सुरक्षित कोना था, जहां वह दुनिया की नज़रों से छिपकर अपने आंसू बहा सकती थी। शादी की रस्में धूमधाम से पूरी हुई। घर शहनाइयों, मंत्रों और हंसी ठहाकों से गूंजता रहा, लेकिन शीतल के लिए यह हर आवाज़ एक शोर थी जो उसके अंदर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। वह एक मशीन की तरह काम करती रही, मेहमानों की आवभगत, पकवानों की तैयारी और नौकरों के काम पर नज़र। जब प्रिया की विदाई का समय आया तो माहौल गमगीन हो गया था। प्रिया सबसे गले मिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अपनी भाभी को खोज रही थीं। उसने शीतल को एक कोने में चुपचाप खड़े देखा और दौड़कर उनके गले लग गई। भाभी, अपना ख्याल रखना, उसने शीतल के कान में फुसफुसाया। माँ की बातों को दिल से मत लगाना, वह जैसी भी हैं दिल की बुरी नहीं है। शीतल कुछ कह न सकी, उसका गला रूंध गया था। प्रिया इकलौती थी जो उसके अनकहे दर्द को समझती थी। वह जानती थी कि शीतल की इस शांत और शालीन मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। प्रिया के जाने के बाद शीतल को लगा जैसे घर में उसका आखिरी सहारा भी चला गया हो। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदल गया। मीरा नई बहू अपने चुलबुले और मिलनसार स्वभाव से जल्द ही सबकी चहेती बन गई। वह मॉडर्न थी, पर उसे रिश्तों को सहेजना आता था। सरिता देवी उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखती थी। वह हर किसी से कहती, मेरी मीरा तो साक्षात लक्ष्मी है, देखना इस घर को खुशियों से भर देगी। शीतल का पति रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह शीतल से बेहद प्यार करता था। रात के सन्नाटे में वह उसकी आत्मा पर पड़े घावों पर मरहम लगाता, उसे अपनी बाहों में भरकर दिलासा देता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शीतल, मुझे किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए काफ़ी हो। लेकिन दिन के उजाले में अपनी माँ के दबदबे और उसके भावात्मक अत्याचार के सामने उसकी आवाज़ दब जाती थी। वह अपनी माँ के तानों और अपनी पत्नी के आंसुओं के बीच पिसता रहता था। मीरा के आने के कुछ महीनों बाद सरिता देवी ने अपनी चुप्पी तोड़कर एक घोषणा कर दी। एक रात जब पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था, उन्होंने रोहन को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो शीतल के जीवन में भुचाल लाने वाला था। रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को 1 साल की मोहलत देती हूँ। अगर इस 1 साल में शीतल ने इस खानदान को वारिस नहीं दिया तो मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। मुझे घर में एक चिराग चाहिए, एक बाज औरत का साथ नहीं। और तुम्हारा समय आज से शुरू होता है। यह सुनते ही शीतल के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे कहना है। ये मेरा आखिरी फैसला है और यह फैसला किसी भी हाल में नहीं बदलेगा।
सरिता देवी ने कहा और अपनी कुर्सी से उठकर चली गईं। शीतल वहीं बैठी रह गई, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसका शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। 1 साल, सिर्फ 1 साल, उसका पूरा अस्तित्व अब 1 साल की समय सीमा में कैद हो गया था। सरिता देवी की घोषणा के बाद घर का माहौल बोझिल हो गया था। शीतल अब एक कैदी की तरह महसूस करती थी, जिसे 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी और हर गुजरता दिन उसे उसके अंत के करीब ले जा रहा था। रोहन की लाचारी और बेबसी उसकी आंखों में साफ दिखती थी। वह अपनी माँ के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। समय रेत की तरह फिसलता रहा। शीतल का जीवन अब डॉक्टरों के चक्कर, मंदिरों की परिक्रमा, प्रार्थनाओं और दवाइयों के बीच सिमट कर रह गया था। हर महीने एक नई उम्मीद जागती और महीने के अंत में टूट जाती। मीरा ने घर को अपनी हंसी और अपनेपन से भर दिया था। वह शीतल का बहुत सम्मान करती थी, उसे भाभी नहीं, बड़ी बहन मानती थी। पर सरिता देवी ने उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। वह मीरा को शीतल से बात भी नहीं करने देती थी, अपनी दोनों बहुओं पर कड़ी नज़र रखती थी। इस तनावपूर्ण माहौल में एक खबर बसंत की पहली बयार की तरह आई। मीरा गर्भवती थी। घर में जैसे बरसों बाद असली खुशी ने दस्तक दी थी। सरिता देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाई, मंदिर में माथा टेकने गई और मीरा को अपनी पलकों पर बिठा लिया। वह उसे किसी फूल की तरह सहेजती, उसके खाने पीने से लेकर उसके आराम तक का पूरा ख्याल रखती। शीतल भी इस खबर से बहुत खुश थी। उसे लगा कि शायद आने वाले बच्चे की किलकारियाँ घर के माहौल को बदल देगी। शायद उसकी सास का ध्यान उस पर से हट जाएगा और उसे थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। लेकिन वह कितनी गलत थी। मीरा की गर्भावस्था ने उसकी अपनी कमी को और भी ज़्यादा उजागर कर दिया था। सरिता देवी का व्यवहार अब पहले से भी ज़्यादा क्रूर और अपमानजनक हो गया था। वह अब शीतल को मीरा की परछाई के पास भी नहीं आने देती थी। दूर रह मेरी बहू से, वह उसे लगभग धमकाते हुए कहती। तेरी मनहूस नज़र मेरे होने वाले पोते को लग जाएगी। अब सगुनी कहीं की, जब से वह गर्भवती हुई है तेरी जलन और भी बढ़ गई है। ये शब्द किसी तेजाब की तरह शीतल की आत्मा पर गिरते। वह पत्थर की मूरत बनी सब सहती रहती। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? शीतल ऐसा सोच भी नहीं सकती। वह भी तो बच्चे के आने की खबर सुनकर बहुत खुश है। तू चुप रह, सरिता देवी दहाड़ी। तुझे क्या पता औरतों की बातें। मैं अपने वारिस के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। और फिर एक दिन उन्होंने अपना आखिरी दांव चल दिया। एक दिन शीतल मंदिर से पूजा करके घर लौटी और हमेशा की तरह सबको प्रसाद देने लगी। जैसे ही वह अपनी देवरानी मीरा के पास पहुंची, जो सोफे पर आराम कर रही थी, सरिता देवी चीख पड़ी, बहुत हो गया तेरा नाटक, बंद कर यह ढोंग। जब से मेरी बहू गर्भवती हुई है तेरी जलन और बढ़ गई है। मैं अब एक पल भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से। शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? उसकी आवाज़ काँप रही थी। तूने क्या किया है? सरिता देवी एक भयानक हंसी हंसी। तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि तू कुछ करने के लायक ही नहीं है। तू तो बाज है, अब सगुनी है। मेरे पोते के आने से पहले मैं तुझ जैसी मनहूसियत को इस घर से दूर करना चाहती हूँ। उन्होंने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। रोहन ऑफिस से अभी अभी लौटा था। उसने यह दृश्य देखा और दौड़ा आया। माँ, छोड़ो शीतल को, ये हमारा घर है, वह कहीं नहीं जाएगी। आज फैसला होकर रहेगा, सरिता देवी चिल्लाईं। मैं अपनी बहू और अपने होने वाले पोते के आसपास कोई मनहूसियत नहीं चाहती। माँ, रोहन की आवाज़ में पीड़ा थी। आप यह क्या कह रही हैं? शीतल ने क्या बिगाड़ा है आपका? वह भी तो इस घर की बहू है। बहू? सरिता देवी व्यंग से हंसी। बहू है तो घर को आगे बढ़ाए, खानदान को वारिस दे। जो औरत एक बच्चा तक नहीं दे सकती, वह बहू कहलाने के लायक नहीं होती। वह सिर्फ एक बाज है, एक कलंक है।
रोहन ने पहली बार अपनी माँ के खिलाफ हिम्मत करके कहा, मैं शीतल को कहीं नहीं जाने दूंगा और अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। यह सुनकर सरिता देवी एक पल के लिए सन्न रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका आज्ञाकारी बेटा कभी उनके सामने इस तरह से खड़ा होगा, लेकिन उनका आश्चर्य तुरंत ही एक सर्द कठोर निश्चय में बदल गया और एक ऐसा दांव चला जिसका तोड़ रोहन के पास हो ही नहीं सकता था। तो ठीक है, वह जमीन पर बैठ गई और अपना सिर पीटने लगी। अगर तू अपनी इस बाज बीवी के साथ जाना चाहता है तो जा, लेकिन इस घर से निकलने से पहले तुझे मेरे मृत शरीर पर से होकर गुजरना होगा। मैं इसी आंगन में खुद को खत्म कर लूंगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे अपनी बाज बीवी चाहिए या फिर अपनी माँ। यह शब्द नहीं थे, यह एक चक्रव्यूह था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक तरफ पत्नी का प्रेम और सम्मान था तो दूसरी तरफ माँ का जीवन और ममता का कर्ज। रोहन वहीं जम गया। उसकी चुप्पी, उसकी बेबसी शीतल के लिए आखिरी जवाब थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने एक आखिरी नज़र अपने पति की ओर देखा, उस घर को देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, और फिर झुके हुए सिर के साथ वह दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में वह अकेली, टूटी हुई, एक अनजान सफ़र पर चल पड़ी थी। जब शीतल अपने माता पिता के घर पहुंची तो रात काफ़ी हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुनकर जब उसके पिता ने दरवाज़ा खोला तो अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर एक अनकही उदासी। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने नाजों से पाला था, आज इस हालत में उनकी चौखट पर खड़ी थी। उसे देखते ही बेचारे माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया। वे अपनी बेटी को अंदर लेकर आए। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ी। शीतल की हिम्मत भी जवाब दे गई और वह अपनी माँ को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगी। उसने अपनी पूरी आपबीती उन्हें सुना दी। सुनकर उसके माता पिता का मन नहीं माना। उन्हें लगा कि शायद सरिता देवी ने गुस्से में यह सब कह दिया होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार जाकर सरिता देवी से बात करेंगे, उनसे मिन्नतें मांगेंगे, वह जरूर मान जाएंगी। अगले दिन वे दोनों हाथ जोड़े उस घर के दहलीज पर खड़े थे जहां कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की डोली बड़े अरमानों से भेजी थी। बहन जी, हमारी बेटी को यूं मत ठुकराइए, शीतल के पिता ने भरे गले से कहा। वह बहुत अच्छी लड़की है, इलाज चल रहा है, भगवान ने चाहा तो जल्द ही उसकी गोद भर जाएगी। कृपया उसे एक मौका दे दीजिए। शीतल की माँ रोते हुए बोली, वह आप सबको बहुत प्यार करती है बहन जी, उसके साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। सरिता देवी अपने भव्य सोफे पर बैठी उन्हें देखती रही। उनके चेहरे पर दया का कोई भाव नहीं था, सिर्फ अहंकार और घृणा थी। वह अपनी जगह से उठी और फिर उनकी आवाज़ किसी गरजते हुए बादल की तरह उस कमरे में गूंजी। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे खानदान को एक बारिश तक न दे सके। तुम्हारी बेटी इस घर के लिए, मेरे खानदान के लिए एक कलंक है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। यह शब्द किसी हथौड़े की तरह उन बुजुर्ग माँ बाप के दिल पर लगी। वे पूरी तरह से टूट गए। उनका स्वाभिमान, उनकी उम्मीदें, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। वे बिना कुछ कहे झुके हुए कंधों और भारी कदमों से वहाँ से लौट आए। उन्होंने समझ लिया था कि पत्थर से सिर टकराने का कोई फायदा नहीं। जब रोहन को इस पूरी घटना का पता चला, खासकर जिस तरह से उसकी माँ ने शीतल के माता पिता को अपमानित किया था, तो उसका खून खौल उठा। उसे एहसास हो गया कि अब सीधी बात करने का कोई फायदा नहीं। उसकी माँ सत्ता और अहंकार के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपनी बहन प्रिया को फ़ोन किया और सारी बात उसे बताते हुए उससे मदद मांगी। वह जानता था कि उसकी माँ सरिता देवी इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली हैं। इस समस्या से उसे प्रिया ही निकाल सकती है। प्रिया भी यह सब सुनकर हैरान रह गई। आज तक वह अपनी माँ को न जाने कितनी बार समझा चुकी थी, लेकिन सरिता देवी थीं
जो मानने को तैयार ही नहीं थी। प्रिया ने अपने पति विक्रम को रोते हुए सब कुछ बताया। विक्रम एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसने प्रिया को शांत किया और कहा, प्रिया, रोने से या गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे माँ को अपनी गलती का एहसास हो। उन्हें वही दर्द महसूस कराना होगा जो उन्होंने शीतल भाभी को दिया है। पर कैसे विक्रम? प्रिया ने पूछा। उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है प्रिया, विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जब दर्द अपना होता है तो फर्क पड़ता है, और इस काम में हमें तुम्हारी सास यानी मेरी माँ की मदद लेनी होगी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो क्रूर थी, पर शायद यही एकमात्र रास्ता था जहर को जहर से काटने का। उन्होंने विक्रम की माँ कमला देवी को पूरी स्थिति समझाई। कमला देवी एक न्यायप्रिय और सशक्त महिला थी। वह सरिता देवी के व्यवहार से स्तब्ध थीं और इस नाटक में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गईं। 2 दिन बाद योजना के अनुसार प्रिया रोती बिलखती अपने ससुराल से मायके पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर सरिता देवी का कलेजा मुंह को आ गया। प्रिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ? विक्रम ने कुछ कहा क्या? वह घबराकर बोली। उसने नहीं माँ, उसकी माँ ने, प्रिया सिसकते हुए बोली। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? सरिता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर क्यों? मेरी बेटी में क्या कमी है? वही कमी माँ जो आपको भाभी में दिखती है। प्रिया ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी सास ने कहा तुम्हारे भाई की बहू मीरा तो माँ बनने वाली है, और तू तो बाज है। मेरे घर में तेरे जैसी अपशगुनी के लिए कोई जगह नहीं है। यह कहकर उन्होंने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। माँ, यह सुनते ही सरिता देवी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वही शब्द, वही ताने, वही दर्द जो वह शीतल को देती थी, आज किसी ने उसकी अपनी बेटी को दिए थे। बाज, अपशगुनी, ये शब्द आज नुकीले कांच के टुकड़ों की तरह उसके अपने दिल में चुभ रहे थे। उनकी बेटी, उनकी लाडली, जिसे उन्होंने फूलों की तरह पाला था, आज उसी अपमान का सामना कर रही थी। सरिता देवी का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। कमला की इतनी हिम्मत, वह मेरी बेटी को बाज कहेगी? मैं अभी चलती हूँ, तेरे सास से बात करूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? वह गुस्से में उठी और रोहन को गाड़ी निकालने को आदेश दिया। प्रिया भी उसके साथ थी, अपने चेहरे पर दर्द और भय का मुखौटा पहने। जब वे विक्रम के घर पहुंचे तो कमला देवी बैठक में ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे उन्हें उनके आने का पहले से ही पता हो गया। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत और कठोर भाव था। आइए आइए समधन जी, उन्होंने बिना किसी गर्मजोशी के कहा। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। यह क्या बेहुदा हरकत है समधन जी? सरिता देवी ने आते ही गर्जना शुरू कर दिया। तुमने मेरी बेटी को घर से निकालने की हिम्मत कैसे की? तुम जानती भी हो वह किसकी बेटी है? कमला देवी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। फिर वह ठहाका मारकर हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें अपमान था, व्यंग था। जानती हूँ, खूब जानती हूँ, पर बेटी किसी की भी हो, अगर वह हमारे खानदान को एक बारिश नहीं दे सकती तो वह हमारे लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को? सरिता देवी के शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि कमला देवी का आवाज़ अब और ऊंची और कठोर हो गई थी। उन्होंने सरिता देवी की बात काटकर उसी गरजती हुई आवाज़ और उसी अहंकार के साथ कहा जिसमें सरिता देवी ने खुद को शीतल के माता पिता को अपमानित किया था। ले जाओ अपनी बाज बेटी को यहाँ से। उन्होंने सरिता देवी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। हमें नहीं चाहिए ऐसी बाज बहू जो हमारे खानदान को एक बारिश न दे सके। तुम्हारी बेटी इस घर के लिए, मेरे खानदान के लिए एक कलंक है। उसे ले जाओ और दोबारा इस घर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। एक पल के लिए समय रुक गया।
वही शब्द, बिल्कुल वही शब्द सरिता देवी के कानों में उनके ही कहे हुए शब्द किसी प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था जब शीतल के माता पिता हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे और वह इसी तरह अहंकार में चूर उन्हें अपमानित कर रही थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें एक बड़े से आईने के सामने खड़ा कर दिया हो और आईने में उन्हें अपनी ही कुरूप घृणित छवि दिख रही हो। उनका गुस्सा, उनका अहंकार, उनका अभिमान सब एक पल में पिघलकर बह गया। उनके घुटने कांपने लगे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, उन्हें समझ आया कि जब उन्होंने शीतल को घर से निकाला होगा तो उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी। उन्हें समझ आया कि बाँझ शब्द सुनने में कितना जहरीला लगता है, यह आत्मा को कैसे छलनी कर देता है। वह बिना कुछ कहे मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से वापस गाड़ी की ओर चल दी। गाड़ी जब वापस घर की ओर बढ़ रही थी तो उसमें एक भारी असहनीय सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन गाड़ी चला रहा था, बगल में बैठी प्रिया चुपचाप बाहर देख रही थी और पीछे की सीट पर सरिता देवी एक पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। घर पहुंचते ही वह तेजी से गाड़ी से उतरी और अंदर चली गईं। वह सीधा बैठक में पहुंची और वहां रखे बड़े से सोफे पर ऐसे गिरी जैसे उनके शरीर में जान न बची हो। यह सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं थी, यह उनके अभिमान, उनके विश्वास और उनके पूरे अस्तित्व का ढह जाना था। तभी मीरा, उनकी छोटी बहू, जो इस पूरे नाटक का एक अहम हिस्सा थी, उनके पास आई। उसने एक गिलास पानी उनकी ओर बढ़ाया। मीरा उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहरी हुई शांत गहराई थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा असरदार थी। कैसा लग रहा है माँ जी? उसने धीरे से पूछा। सरिता देवी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कैसा लगा अपनी बेटी के लिए वही शब्द सुनकर जो आप शीतल भाभी के लिए बड़ी आसानी से कह देती थीं। मीरा ने अपनी बात जारी रखी। दर्द हुआ, अपमान महसूस हुआ, लगा ना कि किसी ने आपके दिल पर खंजर चला दिया हो। सरिता देवी की सिसकियां और तेज हो गईं। आप ही कहती थी ना माँ कि औरत की असली पहचान उसकी कोख से होती है। तो क्या आज प्रिया की भी यही पहचान रह गई है? आप कहती थी कि जो औरत बारिश न दे सके उसे घर में रहने का कोई हक नहीं। तो क्या आज आपकी बेटी भी अपने घर में रहने का हक खो चुकी है? मीरा के हर सवाल के साथ सरिता देवी जमीन में और गड़ती जा रही थी। जब शीतल भाभी के माता पिता आपके सामने हाथ जोड़े खड़े थे तब आपने सोचा कि उनके सीने में भी एक दिल है, कि उनकी भी एक बेटी है जिसके लिए उन्होंने भी सपने देखे होंगे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया था, ले जाओ अपनी बाज बेटी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह किसी और की बेटी थी। आज जब वही आग आपके अपने आंगन तक पहुंची है तो आपको उसकी तपिश महसूस हो रही है। यह सुनकर सरिता देवी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। उन्हें लगा जैसे वह इस धरती में समा जाए। मैंने मैंने पाप किया है मीरा, वह टूटी हुई आवाज़ में बोली। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा अन्याय किया है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मीरा ने धीरे से अपनी सास के कंधे पर हाथ रखा। भगवान से माफ़ी तब मिलेगी जब आप उस इंसान से माफ़ी मांगेंगी जिसका दिल आपने दुखाया है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। यह कहकर मीरा वहाँ से उठ गई। वह रात सरिता देवी के जीवन की सबसे लंबी और सबसे भारी रात थी। वह अपने कमरे में बंद रहीं, पर एक पल के लिए भी उनकी आंख नहीं लगी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उन्हें उनके पापों का हिसाब सुना रही थी। उनकी आंखों के सामने शीतल के आंसुओं से भरा चेहरा
उनके माता-पिता के झुके हुए सिर और फिर अपनी बेटी प्रिया का डरा हुआ, अपमानित चेहरा घूम रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने क्या कर दिया? वारिस की चाह में, खानदान की झूठी शान में मैं इतनी अंधी हो गई कि उस जीती जागती बेगुनाह लड़की की आत्मा को कुचल दिया। जो दर्द आज मुझे अपनी बेटी के लिए हो रहा है, वही दर्द तो मैंने शीतल को 5 सालों तक हर रोज दिया है। पश्चाताप की यह अग्नि उन्हें रात भर जलाती रही। उनके अहंकार को, उनकी झूठी शान को, उनकी संकीर्ण सोच को, सब कुछ भस्म हो रही थी। जब सुबह की पहली किरण ने खिड़की से झांका तो वह एक नई सरिता देवी थीं। उनके बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक दृढ़ निश्चय था। वह कमरे से बाहर निकली। रोहन, मीरा और प्रिया बैठक में बैठे नाश्ता कर रहे थे। सरिता देवी सीधा रोहन के पास गईं। उनकी आवाज़ में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप था। रोहन, अभी गाड़ी निकाल। कहाँ जाना है माँ? शीतल को वापस लेने, उसके मायके। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखों से अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। जब सरिता देवी गाड़ी से उतरकर शीतल के मायके की दहलीज पर पहुंची तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अंदर गईं। शीतल अपनी माँ के पास बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अपनी सास को सामने देखकर वह सहम गई। उसे लगा कि फिर कोई नया तमाशा करने आई हैं, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरिता देवी सीधा जाकर शीतल के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। शीतल और उसके माता पिता हक्के बक्के रह गए। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? उठिए। शीतल ने उन्हें उठाने की कोशिश की। नहीं, सरिता देवी ने रोते हुए कहा, जब तक तू मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं नहीं उठूंगी। मैं अंधी हो गई थी बेटी, बारिश की चाह में एक इंसान से शैतान बन गई थी। जो दर्द मैंने तुझे दिया है, आज जब वही दर्द मेरी अपनी बेटी पर आया तब मुझे एहसास हुआ मैंने पाप किया है और पापी को माफ़ी मांगने का भी हक नहीं होता। फिर भी मैं भीख मांगती हूँ। अपने घर लौट चल बेटी, वह घर तेरे बिना अधूरा है, सूना है। उन्होंने हाथ जोड़कर शीतल के माता पिता से कहा, मैं आप लोगों की भी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी बेटी को सताया, उसे अपमानित किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माहौल में एक गहरा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थीं। शीतल की माँ ने आगे बढ़कर सरिता देवी को उठाया। जो हुआ उसे भूल जाइए समधन जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। सरिता देवी ने शीतल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं जानती हूँ जो जख्म मैंने दिए हैं वो आसानी से नहीं भरेंगे, पर मैं वादा करती हूँ आज से उस घर में तुझे बहू का नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेटी का दर्जा मिलेगा। तेरी कोख भरे या ना भरे, पर तू हमेशा उस घर की लक्ष्मी रहेगी। शीतल की आंखों में आंसू थे, पर आज ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे। उस दिन जब शीतल वापस अपनी ससुराल लौटी तो सरिता देवी ने दरवाजे पर आरती की थाल लेकर उसका स्वागत किया। आज मेरे घर की बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी बेटी घर आई है, उन्होंने रोते हुए कहा। घर वही था, लोग वही थे, पर आज सब कुछ बदल चुका था। नफरत की दीवारें ढह चुकी थीं और प्यार और सम्मान का एक नया पुल बन गया था। अगली सुबह जब घर का माहौल शांत और सुखद था, प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं अपने घर चलती हूँ, मेरा काम हो गया। सरिता देवी ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा। घर? मगर बेटी तेरी सास कमला, वह तो तुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। तभी दरवाजे से प्रिया का पति विक्रम और उसकी सास कमला देवी अंदर आए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वह सब तो एक नाटक था माँ जी, विक्रम ने कहा। नाटक? सरिता देवी की आंखों में अविश्वास और हैरानी तैर गई। कैसा नाटक? अब कमला देवी आगे बढ़ीं। उन्होंने आगे बढ़कर सरिता देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। बहन जी, इस धोखे के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब कोई अपना रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ,
यह सब हमने मिलकर एक नाटक किया था ताकि आपकी आंखें खुल सके, ताकि आप वह दर्द महसूस कर सकें जो भाभी सालों से सह रही थीं। सरिता देवी अवाक रह गईं। एक पल के लिए उन्हें गुस्सा आया कि उनके साथ धोखा हुआ, पर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी और समधन ने जो किया वह सही था। अगर वे नाटक न करते तो शायद कभी अपनी संकीर्ण सोच के अंधे कुएं से बाहर न निकल पाती। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तूने सही किया प्रिया, तूने अपनी माँ को सही रास्ते पर ला दिया। उस दिन के बाद शांति निकेतन सच में शांति का निकेतन बन गया। सरिता देवी अपनी दोनों बहुओं शीतल और मीरा का बहुत ख्याल रखती। अब वह शीतल को उसकी कोख से नहीं बल्कि उसके दिल से पहचानती थी। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सरिता देवी ने अस्पताल में बच्चे को उठाया और सबसे पहले उसे शीतल की गोद में रख दिया। संभाल अपनी अमानत शीतल, उन्होंने भरे गले से कहा। तू इस घर की बड़ी बहू है, इस बच्चे की बड़ी माँ है, इस पर पहला हक तेरा है। शीतल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया जैसे वह उसी का हो। समय बीतता गया। वह घर अब बच्चे की किलकारियों और औरतों की हंसी से गूंजता था। एक सुबह पूजा करते हुए शीतल को चक्कर आ गया। इससे पहले कि वह गिरती, सरिता देवी ने उसे संभाल लिया। उन्होंने शीतल का चेहरा देखा, पीलापन, आंखों के नीचे हल्के घेरे, और उनके चेहरे पर एक अनुभवी मुस्कान फैल गई। वह बिना किसी को बताए उसे डॉक्टर के पास ले गईं। जब डॉक्टर ने खुशखबरी दी तो शीतल को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा था। 5 साल का इंतजार, अनगिनत आंसू और असहनीय दर्द बाद आज भगवान ने उसकी सुन ली थी। घर लौटकर जब घर वालों को वह खबर सुनाई गई तो पूरे घर में दिवाली जैसा माहौल हो गया। रोहन ने खुशी से शीतल को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन सबसे खूबसूरत पल वह था जब सरिता देवी ने उसे अपने पास बिठाया, उसका माथा चूमा और कहा, मैंने भगवान से सिर्फ एक पोता मांगा था, पर उन्होंने तो मुझे दो दो दिए। एक मेरी मीरा ने दिया और दूसरा मेरी शीतल दे रही है। कुछ दिनों के बाद शीतल ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज घर के अंदर आते ही दोनों बच्चों की बुआ प्रिया ने इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।